अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, फर्स्ट टेस्ट मैच। साउथ अफ्रीका बआसानी तो नहीं कह सकते, लेकिन टफ कंपटीशन हुआ और साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच जीत गया और वो डायरेक्ट फाइनल में चले गए WTC के। ये लास्ट की जो टेल एंडर्स की पार्टनरशिप आप कह सकते हैं। कल वो जो बोस्ट ने लगाई थी फर्स्ट इनिंग में, वो टेल एंडर नहीं था। आज जो रबाडा और जॉनसन की लगी, ये टेल एंडर की कोई पार्टनरशिप पहली बार नहीं लगी। आप अपने डिफरेंट फॉर्मेट्स में जाएं तो आपने T20 में भी लगवाई है, आपने ODI में भी लगवाई। ये टेल एंडर की पार्टनरशिप जो है ना, हमें बहुत टाइम से जो है ना हर्ट कर रही है। ये कोई एक कप्तान के अंडर नहीं लगी, डिफरेंट कप्तान के अंडर लगी। अगर मैं मिसबा के दौर में चला जाऊं, शायद अफरीदी के दौर में चला जाऊं, बाबर आजम के दौर में चला जाऊं, हर कप्तान के अंडर ये है ना पार्टनरशिप लगी है। मसला पार्टनरशिप का है। हमने कप्तान चेंज कर दिया, हमने बाबर को हटा दिया, हमने शायद अफरीदी को हटा दिया, हमने मिसबा को हटा दिया, लेकिन स्ट्रीक वही लास्ट की पार्टनरशिप की चली। तो हम क्यों नहीं उस पार्टनरशिप जो मसला है उस पर ऊपर बैठ के बात करते। मैं नहीं कहता, मैं यहाँ शान मसूद को एज ए कप्तान नहीं बैक करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप थोड़ी सी स्टेबिलिटी रखा करें। कि थोड़ी सी, अभी कप्तान आपने उसको बनाया, अभी आप उसको चेंजिंग की बातें कर रहे हैं। आप अगर चलें शान मसूद को हटा दें, कल रिजवान बचेगा कि रिजवान के अंडर नहीं पार्टनरशिप लगेगी, जैसे वो उसने लगा दी थी, हैंड्रिक्स से पार्टनरशिप लगा दी, अभी अभी रिजवान के अंडर भी लगी है। तो क्यों नहीं उस मसले के ऊपर बैठ के बात की जाती कि वो पार्टनरशिप लगती क्यों है। हम लोग उस प्रेशर को, वो जो लास्ट प्रेशर होता है, हम absorb क्यों नहीं कर पाते, अपने नर्व्स पे काबू रख के उस पार्टनरशिप को ब्रेक क्यों नहीं करते, हम वहां बोल्ड डिसीजन क्यों नहीं लेते। असल मसला ये है। असल मसला ये नहीं कि शान मसूद ने जो है ना पार्टनरशिप लगवा दी। असल मसले पे ऊपर बैठ के बात करनी चाहिए कि जो वो मोमेंट होता है जिसपे पार्टनरशिप लगी है, वहां बाबर को आए, रिजवान आए, एट दी मोमेंट आप बोल्ड डिसीजन लें। आज भी शान मसूद ने, जब वो पार्टनरशिप लग रही थी रबाडा की, कोई प्रेशर नहीं डाला, कोई फील्डर पास नहीं है, कोई 4-5 स्लिप नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया। क्या रिजवान रिजवान भी वहीं मौजूद थे ना। आप कहते हैं अगला कप्तान जो है ना रिजवान होगा, तो रिजवान भी उधर ही मौजूद था। रिजवान अगर शान ने नहीं बताया तो रिजवान लगा देता। आपका मसला यह है ना कि आप उस सिचुएशन में हैंडल नहीं कर पाते। क्या रिजवान, क्या बाबर, क्या शान, हर कप्तान इस चीज में लैग करता है। शायद अफरीदी, हफीज, मिसबा, सबकी ये स्ट्रीक चल रही है, सबकी यही स्ट्रीक चल रही है। तो हम इस स्ट्रीक को तोड़ते क्यों नहीं। हम बैठ के उस नर्स पे काबू रखें, हम उधर बोल्ड डिसीजन लें। असल मसला यहां से मसला हल होगा। कप्तान चेंज कर लेंगे, वही स्ट्रीक्स चलती रहेंगी। मिसबा शायद अफरीदी के दौर से बाबर, सरफराज, शान हर तक आ गई हैं। अब इस मसले को सॉल्व नहीं करते तो ये तो आगे तक भी जाएगा। खैर, 148 का टारगेट था। इस टारगेट में मैं अब बॉलर्स को तो कुछ कह नहीं सकता। हाँ, नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग नहीं करवाई, उसको अच्छी बॉलिंग करवाता तो शायद हम मैच जीत जाते, लेकिन मैं तोपों का रुख नसीम शाह की तरफ भी नहीं कर सकता। 148 का टारगेट था, 1048 का नहीं था, 148 का था। इसमें तोपों का रुख नसीम शाह की तरफ भी नहीं करना चाहिए। हाँ, नसीम की फिटनेस नहीं है, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, मैंने उसको पास से देखा, उसकी फिटनेस नहीं है। उसको फिटनेस पे काम करना चाहिए और उसको फिटनेस अपनी इंप्रूव करनी चाहिए। बहुत ज्यादा वो मोटा हो गया, उसका पेट तक निकला हुआ है। वो बात आपकी बजाय, वो उसकी बुरी बॉलिंग फिटनेस अलग है, लेकिन 148 टारगेट वाज नॉट डिफेंडेबल। वो साउथ अफ्रीका का होम ग्राउंड है। आपने अगर टारगेट दी, आप अगर बैटिंग कर रहे होते, साउथ अफ्रीका बॉलिंग करवा रहा होता, 148 का उन्होंने डिफेंड करना होता, तब कुछ समझती। उनका होम ग्राउंड है, वो इजीली चेस कर लेंगे यार। उनका होम ग्राउंड, उनको कंडीशंस पता है कैसे खेलना है। तो मतलब बॉलर्स पे तोपों का रुख करने का फायदा नहीं है, बैटर्स को पकड़े। सऊद और बाबर के अलावा बैटिंग किसने की है। अगर 10-10 रन आप बना देते तो यहां हम लोग जीत जाते। सऊद और बाबर के अलावा सब जिम्मेदार हैं, बैटर जिम्मेदार है। 148 का टारगेट कौन सा कोई बॉलर डिफेंड कर सकता है। इससे अच्छा हम बॉलर्स को बैटिंग करने दें, एटलीस्ट वो कुछ कुछ ना कुछ तो टारगेट लगा ही देंगे। 11 दफा 11 बॉलर्स होंगे, 148 तो नहीं बनाएंगे, शायद 200 बना दें। अगर बैटर्स ने यही करना है, 148 बना के बॉलर्स के, नसीम शाह को गोलियां मारनी है, खुरम को पकड़ के मारना है कि तुमने क्यों नहीं डिफेंड किया, तो फिर निकाल दो ना बैटर्स को, निकाल दो जो रन नहीं कर पाते, 148 तक फंस जाते हैं। असल मसला ही बैटर्स हैं आपके। 148 वाज नॉट डिफेंडेबल। यहाँ तोपों का रुख नसीम के ऊपर करने का फायदा कोई नहीं है। 148 कोई डिफेंडेबल नहीं था, बैटर्स को पकड़े जाके। ठीक है, अब्बास ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की जिस जब से उनका कम हुआ है। मुझे आमिर की हमेशा वो बात याद रहती है कि 150 हो, आपके पास पेस है, आपके पास एक्सट्रीम लेवल की 150 की पेस है, लेकिन आपके पास स्विंग नहीं है, आपके पास सीम बॉलिंग नहीं करवानी आती, आपको वेरिएशन नहीं है आपके पास, आपको एक लेंथ पे हिट करना नहीं आता, एक एरिया पे हिट करना नहीं आता, तो आप 150 के साथ बेकार बॉलर हो। लेकिन आप 120 या 130 हो और आपको सीम स्विंग बॉलिंग करनी आती है, आपको पता है कब मैंने अपनी बॉल अंदर लेके आनी है, कब बाहर लेके आनी है, आपको अपनी स्विंग के ऊपर कंट्रोल भी है, तब आप कंप्लीट बॉल। आसिफ को क्या है, आसिफ को कंट्रोल था ना अपनी स्विंग के ऊपर। आप आसिफ को पता था मैंने ये बॉल अंदर लेके जानी, ये बाहर लेके जानी। क्यों बैटर्स डरते थे 120 की स्पीड के साथ। प्रोफेशनल कुमार क्यों इतना सक्सेसफुल है, 120 130 स्पीड है उसकी, उसकी कौन सी 150 है। उसको अपनी स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग के ऊपर कंट्रोल है, तभी वो कंप्लीट बॉलर है। बास भी वही चीज है, उसको अपनी स्विंग के ऊपर कंट्रोल है, उसको अपने एरियाज पे हिट करना आता है, कंसिस्टेंट लाइन पे हिट करना आता है,
तभी तो वो इतना सक्सेसफुल बॉलर है। और ओवर द ईयर्स उसका साथ भी ज्यादती हुई है, लेकिन उसकी जो थी इंजरीज के मसाइल, थोड़ी बहुत उसको शोल्डर इंजरीज भी हुई थी, फॉर्म का भी डिप होना। 2018 जो ईयर था टेस्ट का उसमें वो आउटस्टैंडिंग था। 2019 का साउथ अफ्रीका टूर के बाद उसकी एवरेज बहुत बुरी थी, स्ट्राइक रेट बुरा था बॉलिंग में, तो तब ही वो फॉर्म का डिप होना भी और साथ ही उसकी वो इंजरी का केस बनना, सब चीजें मिक्स थी। ये नहीं था कि बोर्ड ने अकेले मतलब है कि गलत फैसला लिया, वहां बोर्ड को कम्युनिकेशन रखनी चाहिए थी, उसको नजरों में रखना चाहिए था, ठीक है, उसको रेस्ट दे के अगले को ट्राई करके जब उसकी फॉर्म अच्छी होती थोड़ी रेस्ट के बाद वो वापस आता तो वो बॉलिंग अच्छी करवाता, क्योंकि वो कंटिन्यूसली टेस्ट में बॉलिंग करवाता आ रहा था, इसलिए उसकी एवरेज और स्ट्राइक रेट बुरा था। अगर आप कम्युनिकेशन रखते उसको थोड़ा रेस्ट देते उसके बाद कंटिन्यू करते शायद बेस्ट हो जाता। बहुत सारी चीजें थी, अकेला बोर्ड भी जिम्मेदार नहीं था। उसकी थोड़ी सी इंजरी आई, थोड़ी सी फॉर्म डिप हुई, थोड़ा सा बोर्ड के मसाइल थे, तो सब चीज़ों के साथ उसकी खैर जैसा भी है, लेकिन अब उसका कमबैक हो गया है और वो अभी वो बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं। 6 विकेट्स हैं, मतलब अकेले ही लड़ते रहे हैं अब्बास, और वो कितनी खुशी हुई जब उन्होंने 2 बॉल में 2 विकेट ली। मैंने कहा शायद मैच टर्न आउट हो जाएगा, लेकिन वहां से नसीब नसीब गन कर गया। लेकिन चलें, खैर है, कोई बात नहीं। आपको भी मुबारकबाद कि इंडिया बाहर हो गया, और साउथ अफ्रीका को भी मुबारकबाद कि वो फाइनल में चलेंगे। खैर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।